जय हिंद एवरीवन। यूपीएससी हिंदी पे आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग का बेसिकली अक्टूबर मंथ का जो है लास्ट लेक्चर है। ठीक है, तो आज अक्टूबर मंथ खत्म हो जाएगा तो हम लोग नवंबर मंथ जो है नेक्स्ट लेक्चर से शुरू करेंगे। ठीक है, तो आई होप जो है आपका सीरीज जो है आप ये फॉलो कर रहे होंगे। सितंबर मंथ अक्टूबर मंथ जो है वो कवर हो चुका है। ठीक है, सितंबर मंथ और अक्टूबर मंथ कवर हो चुका है। कल से हम लोग नवंबर मंथ जो है वो शुरू करेंगे। तो जो आर्ट एंड कल्चर वाला जो पार्ट है आज हम लोग आर्ट एंड कल्चर कवर करेंगे। ठीक है, ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में साइंस एंड टेक्नोलॉजी कवर हो गया था। तो आज हम लोग आर्ट एंड कल्चर करेंगे और आर्ट एंड कल्चर वाला जो टॉपिक होता है आर्ट एंड कल्चर, ठीक है, अगर आप इसको कवर करना चाहते हैं तो बेसिकली आप करंट अफेयर के थ्रू जरूर एक बार जाया करें। इसलिए जाया करें क्योंकि जो आर्ट एंड कल्चर के सोर्सेज हैं ज़्यादातर यूपीएससी के लिए लोग नितिन सिंघानिया फॉलो करते हैं या और भी सोर्सेज हैं, काफ़ी थिक बुक्स होती हैं। ठीक है, और जो क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस होते हैं, आप कितनी भी किताबें पढ़ लें कुछ भी पढ़ लें, अगर आपने करंट अफेयर ठीक से नहीं किया है जो क्वेश्चन जो है उससे पूछे जाते हैं, उससे रिलेटेड जो भी इवेंट्स होते हैं वहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज जो पहला टॉपिक है वो है महाकालेश्वर टेम्पल। तो महाकालेश्वर टेम्पल इसलिए न्यूज में आ गया क्योंकि यहाँ पे जो है एक प्रकार से जो है टेम्पल का एक प्रकार से रीडेवलपमेंट हुआ, वहाँ पे कॉरिडोर डेवलप किया गया। समझ रहे हैं ना, ठीक ठाक उसमें एक प्रकार से जो है गवर्नमेंट ने इन्वेस्ट किया। और ये आपको समझना चाहिए कि बेसिकली गवर्नमेंट करती क्यों है। समझ रहे हैं ना, लोगों के अपने अपने व्यू होते हैं, लेकिन एक रीजन आप ये समझिए कि कोई टेम्पल है, कोई मंदिर है, ठीक है, उसका एक अपना स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस तो है ही। दूसरी बात ये है कि भाई वो हजारों हजारों साल से वो टेम्पल जो है उस स्थान पे है, वहां पे लाखों संख्या में लोग जो है वो विजिट किए हैं अभी तक। उसका एक स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस है, उसका एक कल्चरल सिग्निफिकेंस है। तो लोगों के लोगों के इमोशन से जो है सहानुभूति होती है, भावनाएं होती हैं, भक्ति की भावनाएं होती हैं। तो उसका जो है डेवलपमेंट करना किसकी जिम्मेदारी है? सरकार की तो जिम्मेदारी है। ठीक है, अगर कुछ ऐसी ट्रस्ट है, ट्रस्ट के माध्यम से या जैसे भी हो, ठीक है, क्योंकि एक प्रकार से जो है समझ लीजिए स्पिरिचुअल हेरिटेज एक तरीके से है। ठीक है, तो उसको गवर्नमेंट ने जो है कॉरिडोर बना के जो है डेवलपमेंट का प्लान बनाया है। ठीक है, तो ये मेगा कॉरिडोर होगा और यहाँ पे जो है तरह तरह की जो एक प्रकार से फैसिलिटी जो है वो दी जाएंगी। ठीक है, और तो अबाउट महाकालेश्वर टेम्पल तो बहुत ही फेमस टेम्पल है, सभी लोग जानते हैं कि बेसिकली जो उज्जैन है, उज्जैन मध्य प्रदेश में ये स्थित है। ये सारे फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए, मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आपको ही पता है ये सारे फैक्ट्स कि उज्जैन में है, शिप्रा नदी के किनारे। ठीक है, तो ये जितने भी स्पिरिचुअल टेम्पल्स पहले होते थे या जो भी एक तरीके से पुराने टेम्पल्स हैं वो किसी ना किसी प्रकार से नदी के किनारे जो है या लेक के किनारे जो है वो टेम्पल्स हैं। ठीक है, तो ये जो है उज्जैन मध्य प्रदेश, रिवर शिप्रा, शिप्रा के किनारे एक प्रकार से है। ठीक है, और जो ये एक प्रकार से डायनेस्टी का नाम आता है अवंती। अवंती जो आजकल हम लोग मध्य प्रदेश कहते हैं, तो पहले जो आज का जो स्टेट एक प्रकार से है कि भाई ये स्टेट वो स्टेट, अभी ये तो कुछ साल में 50-60 साल में ऐसा स्टेट डेवलप हुआ है। जो पिछले 50-60 साल में जो है, उससे पहले तो एक प्रकार से था रीजन होता था कि भाई ये रीजन वो रीजन, और ये रीजन की बाउंड्री जो है वो चेंज होते रही हैं जिस हिसाब से किंग चेंज हुए हैं, कौन सा किंग जो है कौन सा एरिया जीता है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये अवंती जो है नाम से कहलाता था 8 to 6 सेंचुरी बीसी, मतलब जो बिफोर क्राइस्ट, मतलब ये समझ लीजिए मौर्यन डायनेस्टी से पहले की बात चल रही है। ठीक है, इसके अलावा जो कालिदास ने अपना रघुवंश लिखा था, तो कालिदास ने कई साहित्य लिखा था, रघुवंश लिखा था, मेघदूत लिखा था। ठीक है, इसके अलावा कुमार संभवम लिखा था, तो ऋतु संहार लिखा था। तो ये सभी जितने भी कालिदास के जितने हैं वो आज वो भी चूंकि आर्ट एंड कल्चर में एक प्रकार से कवर हो जाते हैं या आपका एंशिएंट हिस्ट्री में कवर हो जाते हैं। वो सारे के सारे बुक्स जो है आपको पता होना चाहिए कि कालिदास ने कौन कौन सी बुक्स लिखी हैं। ठीक है, तो उन्होंने भी एक प्रकार से इसका जिक्र किया है निकेतन नाम से। ठीक, तो महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग जो है ये कुल मिला के इंडिया में आपको पता होगा 4 धाम है, 12 ज्योतिर्लिंग है। तो 12 ज्योतिर्लिंग मतलब जो लिंग है जिसमें एक प्रकार से जो शिव होते हैं, भगवान शिव होते हैं, उनकी पूजा होती है। तो 12 ज्योतिर्लिंग जो है ऑल ओवर इंडिया हैं, इन सभी के नाम आपको याद होने चाहिए। एक तो महाकालेश्वर है ही, दूसरे भी हैं, उनके नाम आपको याद है, जैसे केदारनाथ है, सोमनाथ है। ठीक है, सोमनाथ जो है वो आपका शायद गुजरात में है। ठीक, ओमकारेश्वर जो है वो एमपी में है, एमपी में महाकालेश्वर भी है। इसके अलावा नागनाथ है, नागेश्वर है। इसके अलावा आपका सोमनाथ मैंने बता ही दिया। इसके अलावा त्र्यंबकेश्वर है जो कि मेरे ख्याल से महाराष्ट्र में है, भीमशंकर महाराष्ट्र में है, घृष्णेश्वर महाराष्ट्र में है, मल्लिकार्जुन है। इसके अलावा आपका रामेश्वरम हो गया। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं आप एक बार देख लीजिएगा। हो सकता है कि मतलब कुछ मैचिंग में प्लेस पूछ दे, भाई ये कौन सा ज्योतिर्लिंग, कंफ्यूजन होता है लोगों को। और हो सकता है पीसीएस में, यूपीएससी में कम चांस है, पीसीएस में हो सकता है मैचिंग में पूछ दे कि कहाँ पे स्थित है। इसके अलावा ये ज्योतिर्लिंग है, ये स्वयंभू है। स्वयंभू टर्मिनोलॉजी जो यूज की जाती है कि इससे बाकी जगह जो भी लिंग एक प्रकार से शिवलिंग जो स्थापित होते हैं मंदिरों में, उनकी एक प्रकार से जो है स्थापना की गई है किसी ना किसी के द्वारा, किसी राजा के द्वारा। लेकिन ये जो ज्योतिर्लिंग है, ये जो शिवलिंग है, ये ऐसा माना जाता है कि अपने आप जो है प्रकट हुआ है। ठीक है, इसके अलावा ये इसके जो भी टेम्पल्स होते हैं, खासकर साउथ वाले टेम्पल्स में जो है
एक कुंड होता है, एक प्रकार से टेम्पल के कंपाउंड में जो है तालाब टाइप का होता है, तो यहाँ भी है जिसका नाम कोटि तीर्थ है, ठीक है, जो टेम्पल के कॉम्प्लेक्स में है। तो ये सारे की सारी बातें जो है आपको पता होनी चाहिए, ठीक। और एक राजा थे, ये राजा का नाम जो है आपको पता होना चाहिए कि यही दो राजा थे, एक चंद्रसेन थे, कुमारसेन थे, ठीक है, जो 8th सेंचुरी जो अवंती डायनेस्टी की जो बात चल रही है ये वाली, इसी समय कुमारसेन थे, चंद्रसेन थे, चंद्रसेन का पुत्र था कुमारसेन, तो इसी का पुत्र था कुमारसेन। तो एक प्रकार से जो है इस टाइम जो है टेम्पल के डेवलपमेंट का काम, जो महाकालेश्वर टेम्पल है उसके डेवलपमेंट का काम जो है वो हुआ था, ठीक। तो ये आपको आइडिया लग गया, थोड़ा बहुत जो फैक्ट्स है आपको पता चल गया। नेक्स्ट जो जो टॉपिक है वो है न्यूमिस्मेटिक्स इन इंडिया। अब ये टर्मिनोलॉजी न्यूमिस्मेटिक्स जो है, इसमें कुछ नहीं है, न्यूमिस्मेटिक्स टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है भाई स्टडी एंड कलेक्शन ऑफ कॉइन। तो सिक्के होते हैं, सिक्के जो होते हैं ये हमेशा से अपनी हिस्ट्री में अलग अलग डायनेस्टी आई, अलग अलग राजा महाराजा आए, सबका अपना अपना जो एक प्रकार से पीरियड था, तो सबने अपने हिसाब से उस टाइम भी तो इकोनॉमी होगी ना, उस टाइम भी इकोनॉमी होगी, तो उसके हिसाब से कुछ सिक्के जो है वो लॉन्च करते थे, ठीक है। तो हर समय जो है ये एक प्रकार से जो है प्रथा रही है। तो फिलहाल कुछ ऐसा डिबेट चल रहा होगा, डिस्कशन चला है कि जो सिक्के होते हैं उन पे देवी देवताओं के चित्र होने चाहिए, ऐसा कुछ डिबेट चला, तो इसलिए ये न्यूज में आ गया, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो डिजाइन होता है, कोई भी करेंसी नोट होती है या कोई सिक्का होता है, उसका डिजाइन जो होता है वो आरबीआई और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इनके पास पावर है डिजाइन करने का, ठीक है, हर कोई नहीं कर सकता। यही जैसा चाहेगी इसके लिए प्रॉपरली इनके पास डिपार्टमेंट है, आरबीआई डिपार्टमेंट ऑफ करेंसी मैनेजमेंट, ठीक है, तो वही जो है डिजाइन का काम करती है। और जो सिक्के हैं वो हमेशा से चेंज होते रहे हैं। जैसे कि जो पुराने समय थे उसमें पंच मार्क्ड कॉइन होते थे, और जो भी वो सिक्के होते थे या तो कॉपर के होते थे, या तो सिल्वर के होते थे, या गोल्ड के होते थे, समझ रहे हैं ना। तो ये सभी जो डायनेस्टी थी उस समय भी होते थे। और इनके समय जो जो पुराने जो एंशियंट पीरियड था, मौर्यन डायनेस्टी थी, तो उस समय बेसिकली जो भी सिक्के होते थे उस पर नेचुरल इमेज होते थे, जैसे कि पहाड़ हो गया, हिल्स हो गए, ठीक है, एनिमल्स हो गए, ट्रीज हो गए, या इस प्रकार से कुछ, तो उसका एक प्रकार से जो है वो इमेज होता था, ठीक है, सिंबल होता था जो पुराने होते थे। उसके बाद डायनेस्टिक कॉइन आए, तो अलग अलग डायनेस्टी आई, उनका कॉइन आया, जैसे इंडो ग्रीक है तो ग्रीक के जो अपने गॉड होंगे, ठीक है, वो अपने गॉड के फोटो जो है वो सिक्कों के ऊपर वो एक प्रकार से लगाते थे, ठीक है। तो कॉइन्स ऑफ मेडिवल पीरियड मतलब जो ये मिडिल सेंचुरी प्रकार से जो मुगल पीरियड और उससे पहले का एक प्रकार से जो पीरियड हो गया वो, तो उसमें क्या था बेसिकली मेडिवल पीरियड में अलग अलग सिक्कों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भाई जो जीतल है, जीतल, ऐसे क्वेश्चन बहुत कॉमन क्वेश्चन है, जीतल है ये कॉपर था या सिल्वर था या गोल्ड था, जीतल कॉपर का होता था, ठीक है। आप चेक करिएगा ये कौन सा राजा था या कौन सा एक प्रकार से मुगल का था, या क्या कहते हैं आपका जो स्लेव डायनेस्टी थी उसका था, किसका था भाई ये जीतल जो है किसने रिलीज किया था, ठीक है। इसके अलावा जो एक प्रकार से इलाही इलाही एक सिक्का था जो कि गोल्ड का था, ठीक है। तो ये सभी के सभी आपको पता चाहिए, इलाही गोल्ड का था। इसके अलावा रूपी जो है, रूपी रूपी जो है ये सिल्वर का था, ठीक है, तो रूपी जो है ये सिल्वर का था, ठीक है। तो ये सभी आपको पता होना चाहिए कि भाई बेसिकली इन सब टर्मिनोलॉजी ये सिक्के का नाम है। जैसे आपसे पूछ दे हो सकता है इलाही, तो हो सकता है कंफ्यूज हो जाए कि भाई कौन सा इलाही की बात कर रहा है। इसके अलावा एक और जलाली वर्ड यूज होता है, जलाली, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ये सब सिक्कों के नाम है। एक और वर्ड होता है शहंशाह, तो शहंशाह वर्ड भी जो है वो गोल्ड कॉइन के लिए यूज होता है। तो ये सभी टर्मिनोलॉजी आपको पता होना चाहिए, सब कॉइन्स के लिए यूज होती थी मेडिवल पीरियड में सब टर्मिनोलॉजी। बस आपको ये चेक करना है जब भी आप हिस्ट्री पढ़ें, और खासकर प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है पूछ देते हैं टर्मिनोलॉजी, अपने को आइडिया नहीं होता है कि भाई ये टर्मिनोलॉजी किस सेंस में यूज किया गया है, ठीक है। सिक्का है, अच्छा सिक्का है तो फिर कॉपर का है या गोल्ड का है, सिल्वर का है, इस पे क्वेश्चन बनते हैं, आप देखिएगा इस पे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज फर्स्ट रुपी कॉइन जो है वो इंडिया में पहली बार मिंट हुआ जब 1950 में, एक प्रकार से जो है 1950 में, मेरे ख्याल से जब कॉन्स्टिट्यूशन जब बन गया होगा, तो बेसिकली पहला फर्स्ट रुपी कॉइन ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया वाज मिंटेड इन 1950, ठीक है। इसके अलावा अदर डिनोमिनेशन ऑफ कॉइन इन मॉडर्न इंडिया वर आल्सो प्रोड्यूस्ड। अगर आप बचपन में मेरे ख्याल से देखे होंगे या आपके पेरेंट्स देखे होंगे, मैंने तो देखे हैं, ये हाफ रुपए के सिक्के या 25 पैसे, हाफ रुपए मतलब क्या हो गया 50 पैसा, और ये 1/4 क्या होगा 25 पैसा। तो इसको हम लोग कहते थे चौवन्नी, 25 पैसे को क्या कहते थे चौवन्नी, और इसको क्या कहते थे अठन्नी। तो आपने पुराने पिक्चर्स अगर देखे होंगे तो उसमें डायलॉग है, एक अठन्नी नहीं दूंगा, ठीक है, अठन्नी मतलब 50 पैसा और चौवन्नी मतलब 25 पैसा। तो मुझे भी याद है कि मुझे कोई 50 पैसे देता था तो मैं दौड़ के जाके उसका टॉफी लेता था, ठीक है। तो 50 पैसे जो थे उस टाइम उसकी वैल्यू थी जब मैं छोटा था, बाद में उसको हटा दिया गया, ठीक है। तो 50 पैसे जो है मेरे ख्याल से ज्यादातर लोगों ने आपने देखे होंगे, और 25 पैसे का भी मैंने यूज किया है। मुझे याद है इस पे गेंडे का फोटो, जो गेंडा होता है उसका फोटो, राइनोसोरस का फोटो बना होता था, ठीक है। तो ये सभी जो है बचपन की मेमोरीज हैं, आप सबकी सबकी होंगी। तो बेसिकली जो है ये कॉइन्स जो है ये हमेशा से मिंटेड रहती है, ठीक है। और ये जो 8 आने का जो बेसिकली होता था, इसमें भारत का नक्शा होता था, संसद का फोटो होता था,
तो ये सभी जो है एक प्रकार से हमेशा से ये कल्चर में रहा है। ये कॉइन्स जो है मेरे ख्याल से जो कॉइन मिंटिंग का काम है, मतलब कॉइन जो है एक प्रकार से बनाने का काम सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है, और जो रूपी वाला जो होता है, जो पैसे जो नोट होते हैं, वो आरबीआई का काम है। ठीक है, ये आपको पता होगा, इकोनॉमी में आप पढ़ते होंगे। ठीक है, कि कौन इशू करता है। तो आरबीआई जो है वो नोट इशू करती है, और जो कॉइन्स होते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करती है। इसके अलावा एक और कल्चर आया, आप लोग देखे होंगे जितने भी आप लोग कॉइन्स यूज करते होंगे, कि भाई जो भी इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ कुछ हिस्ट्री में, या कुछ पर्सनालिटीज हैं, मान लीजिए जो भी नेता हुए, नेहरू हुए, बोस हुए, चाहे जवाहर जवाहर क्या कहते हैं, गांधी जी हुए, या और भी B.R. अम्बेडकर हुए, तो इन सभी के जो है एक प्रकार से फोटो जो है उनको ट्राइब्यूट, उनको एक प्रकार से उन्होंने जो भी एक प्रकार से किया है हमारे लिए, हमारे देश के लिए, तो उनको एक प्रकार से ट्राइब्यूट के लिए जो है उनके नाम पे या उनके फोटो लगा के जो है सिक्के भी इशू किए जाते हैं। ठीक है, अब आते हैं, आज का लेक्चर कोई बहुत बड़ा लेक्चर नहीं है, मेरे ख्याल से आधे घंटे के अंदर खत्म होने वाला है। नेक्स्ट इज न्यूज इन शॉर्ट। ठीक है, तो न्यूज इन शॉर्ट हम लोग देखते हैं। जो सबसे पहला जो टॉपिक है वो मोधेरा। तो मोधेरा आप लोग बार बार न्यूज में पढ़ते भी होंगे कि सन टेम्पल है, यहाँ पे सन टेम्पल है। ठीक है, जो कि 11th सेंचुरी, मतलब 11th सेंचुरी मतलब 1026 से 1027 AD। डायनेस्टी याद रखिएगा, कब बना है ये याद रखिएगा, मोटा मोटी याद रखिएगा, 11th सेंचुरी याद रखिएगा। चालुक्य चालुक्य डायनेस्टी ने बनाया था, ये आपको याद रखिएगा। इसका राजा का नाम भीमदेव वन है, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये मोधेरा टेम्पल ये न्यूज में इसलिए आया क्योंकि जो विलेज है जहाँ पे ये टेम्पल है, वहाँ पे 24x7, मतलब यहाँ पे 24 घंटे और सातों दिन, मतलब साल भर जो है यहाँ पे सोलर पावर्ड रहेगा। मतलब लाइट की जो है व्यवस्था सोलर पावर्ड कर दी गई है। जो सोलर पैनल्स होते हैं उसके थ्रू जो है एक प्रकार से इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होगा। और ये टेक्नोलॉजी, चूंकि बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम आ गया है, कि किसी भी सोलर एनर्जी को आप बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम के थ्रू ट्रांसफर करके, ग्रिड पे ट्रांसफर करके जो है आप एनर्जी जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इस प्रकार से पहला एक प्रकार से हेरिटेज साइट हो गया, और मेरे ख्याल से पहला इस प्रकार से विलेज हुआ जो कि 24x7 सोलर पावर्ड है। ये ध्यान रखिएगा, सोलर पावर्ड। ठीक है, तो ये मोधेरा टेम्पल के बारे में इतना दो चार इन्फॉर्मेशन रखिएगा। और इसी समय, जिस समय ये 11th सेंचुरी में ये टेम्पल बना था, उसी समय गुजरात में ही ये रानी की वाव जो है, ये गुजरात में बना था, रानी की वाव। ठीक है, ये क्वीन डायनेस्टी, तो क्वीन उदयामती, तो क्वीन उदयामती ने ट्राइब्यूट दिया था, मेरे ख्याल से अपने हस्बैंड को दिया होगा। ठीक है, तो इसने बेसिकली जो है ये टेम्पल बनाया था ये। ठीक है, तो ये रानी की वाव बनाया था, ये टेम्पल नहीं है, ये रानी की वाव एक प्रकार से स्टेप्ड टैंक है, स्टेप्ड टैंक। तो स्टेप्ड वेल कह लीजिए या टैंक कह लीजिए, मतलब कुछ ऐसे पोखरे टाइप का, देखे होंगे आप लोग पुराने समय में लोग पोखरे टाइप होते थे, तो स्टेप वेल कह लीजिए। ठीक है, स्टेप वेल या स्टेप टैंक कह लीजिए। तो ये उसने बनाया था। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि जो मोधेरा टेम्पल है ये सन टेम्पल है। इसके अलावा जो सबसे फेमस सन टेम्पल है मेरे ख्याल से, ये कोणार्क का सन टेम्पल है। ठीक है, इसके अलावा मार्तंड सन टेम्पल है, जो कि जम्मू कश्मीर में है, तो जम्मू कश्मीर में मार्तंड सन टेम्पल है। इसके अलावा आपका ये दक्षिणार्क जो है वो गया, गया बेसिकली बिहार का एक प्रकार से डिस्ट्रिक्ट है, तो वहाँ पे ये टेम्पल है। तो ये सभी जो है 4 टेम्पल, सन टेम्पल जो काफी फेमस है, उनके नाम यहाँ पे दिए हुए हैं। इसके अलावा रानी की वाव के बारे में मैं आपको बताया कि भाई ये भी जो है उसी समय जो है 11th सेंचुरी में ही डेवलप, रानी उदयामती जो थी, और मेरे ख्याल से ये सोलंकी डायनेस्टी की थी, सोलंकी डायनेस्टी जो थी, सोलंकी डायनेस्टी। ठीक है, तो वो चालुक्य था जो अपना ये मोधेरा वाला था, ये सोलंकी डायनेस्टी की थी 11th सेंचुरी में गुजरात में। ठीक है, तो गुजरात में है ये ध्यान रखिएगा। और हाल में मेरे ख्याल 2-3 साल पहले ये न्यूज में भी आया था, शायद इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का, एक बार चेक करिएगा, इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला था। और मोधेरा के बारे में तो यहाँ दिया हुआ ही है कि इसको 2014 में जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला है। तो मैंने भी एक लिस्ट कराई हुई है यूनेस्को WHS पे, आप चेक करिएगा इसको मिला है कि नहीं मिला है। ठीक है, इसके अलावा जो दिलवारा टेम्पल है, दिलवारा टेम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, ये जो है ये आपका जो माउंट आबू है, माउंट आबू, ठीक है, उसके पास में है, जैन टेम्पल है। ठीक है, और जो भी जैन जो तीर्थंकर थे, आई थिंक 24 तीर्थंकर थे, तो उनमें उनके एक प्रकार से जो है उनको डेडिकेटेड है ये। और ये टेम्पल जो दिलवारा टेम्पल्स हैं, ये 11 to 16 सेंचुरी, मतलब लगभग 500 साल में ये डेवलप हुए हैं। मतलब 5 टेम्पल यहाँ पे फेमस टेम्पल्स हैं। ठीक है, तो 11 to 16 सेंचुरी में डेवलप हुए हैं। और जो भी उनके एक प्रकार से जो तीर्थंकर थे, जैसे कि ऋषभनाथ थे, मेरे ख्याल से ऋषभदेव जो थे, लॉर्ड ऋषभदेव, वो पहले तीर्थंकर थे। उनके अलावा लॉर्ड नेमिनाथ, लॉर्ड पार्श्वनाथ और लॉर्ड महावीर जो है वो लास्ट तीर्थंकर थे। तो ये सभी इंफॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए, और इस पे क्वेश्चन भी बनते हैं यूपीपीसीएस में भर भर के। ठीक है, नेक्स्ट इज नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। ठीक है, तो लिटरेचर में नोबेल प्राइज दिया गया, और नोबेल प्राइज वाला सीरीज है जो क्वेश्चन है, इसको तो मैंने शायद डिस्कस भी किया है, कई बार डिस्कस हो चुका है। तो इसमें कुछ नहीं करना है, बेसिकली लिटरेचर में जो है छः फील्ड में दिया जाता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, फिजियोलॉजी, मेडिसिन को फिजियोलॉजी कहते हैं। इसके अलावा लिटरेचर में मिलता है, इकोनॉमी में मिलता है। ठीक है,
और इसके अलावा पीस में मिलता है, लिटरेचर, इकोनॉमी, पीस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, 6 फील्ड में मिलता है। तो लिटरेचर वाला जो है वो एनी एर्नॉक्स को मिला है, एनी एर्नॉक्स, ठीक है। तो एनी एर्नॉक्स को ये प्राइज मिला है। और जो अपने इंडिया में जो है रविन्द्रनाथ टैगोर पहले इंडियन थे और पहले नॉन यूरोपियन थे जिनको नोबेल प्राइज इन लिटरेचर मिला था। तो आप बताइए किस किस लिए मिला था इनको? गीतांजलि के लिए, ठीक है। तो गीतांजलि बहुत इनका फेमस एक प्रकार से बुक थी, इनकी रचना थी, उसके लिए गीतांजलि, ठीक है। तो इसलिए इनको मिला था, 1913 में मिला था, ठीक है। तो ये आपको ध्यान होना चाहिए कि रविन्द्रनाथ टैगोर को पहले ऐसे इंडियन थे जिनको लिटरेचर के लिए नोबेल प्राइज मिला था, ठीक। नेक्स्ट इज नोबेल पीस प्राइज। तो नोबेल पीस प्राइज जो है ये 2022 में जो है किसको मिला है? तो नोबेल पीस प्राइज के बारे में मैंने आपको बताया था कि भाई जो 5 बाकी जितने भी होते हैं, जैसे फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मेडिसिन में, ठीक है, इसके अलावा लिटरेचर में और इकोनॉमी में, तो ये सभी के सभी जो है वो स्वीडन की एकेडमी, जो रॉयल रॉयल स्वीडन एकेडमी होती हैं वो देती हैं, ठीक है। रॉयल स्वीडन एकेडमी होती है, अलग अलग एकेडमी है, वो देती हैं ये इन सभी फील्ड में। लेकिन छठा जो एक प्रकार से पीस वाला है वो नॉर्वेजियन पार्लियामेंट, मतलब नॉर्वेजियन एक प्रकार से पार्लियामेंट जो है वो एक प्रकार से डिलीवर करती है कि भाई वो उसकी कमेटी के थ्रू जो है इलेक्ट किया जाता है कि किसको देना है, ठीक है। तो ये इनका नाम ध्यान रखिएगा, इसीलिए मैंने हाईलाइट कर रखा है, एल एस बायलात्स्की। तो एल एस बायलात्स्की को जो है ये अवार्ड इस बार मिला है, पीस वाला। तो नोबेल प्राइज का मैं बार बार इसलिए जब भी आता है मैं डिटेल में बताता हूँ, क्योंकि भाई इसमें क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस जो होते हैं वो ठीक ठाक होते हैं, ठीक है। मतलब क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, डायरेक्टली पूछा जाएगा भाई कि पीस में किसको मिला है, ठीक है। तो आपको नाम अगर ध्यान नहीं रहेगा, या तो इसको आपको आता है या नहीं आता है, कोई और ऑप्शन आपके पास नहीं बच जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इनको इनको मिला है। इसके अलावा 2 ऑर्गेनाइजेशन जो है उसको जो है ये नोबेल प्राइज मिला है। एक एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम है रशियन ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन, रशियन ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा यूक्रेनियन ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन। और ये बहुत ही उसकी बात है कि रशिया और यूक्रेन में जो है वॉर छिड़ा हुआ है। मेरे ख्याल से रशिया और यूक्रेन में वॉर छिड़ा हुआ है, उसमें हो सकता है ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन जो है आपस में सहयोग कर रहे होंगे, लोगों का मदद कर रहे होंगे, इसलिए हो सकता है, मुझे पक्का है कि उससे मिला होगा, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया कि भाई ये आपको याद कर लेना है बिल्कुल, इसको मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है। इसका नानसेन रिफ्यूजी अवार्ड, तो नानसेन रिफ्यूजी अवार्ड जो है ये एंजेला मार्कल को मिला। तो ये आपको लोग जर्मनी की चांसलर थी, ठीक है। तो इनको इसलिए ये अवार्ड मिला कि बेसिकली इन्होंने रिफ्यूजी रिफ्यूजी समझते हैं, जैसे कि रोहिंग्या। तो रोहिंग्या जो है ये हमेशा इशू रहता है, तो ये क्या है, रिफ्यूजी हैं, इंडिया में आ गए हैं। कहाँ से आ गए हैं? म्यांमार से आ गए हैं। म्यांमार का एक रखाइन स्टेट है ना, रखाइन स्टेट, ठीक है। तो वहां से उनको भगा दिया गया, तो यहाँ पे आ गए, ठीक है। यहाँ यहाँ आ गए, बांग्लादेश में आ गए। सिमिलरली सीरिया में, तो ये सभी रिफ्यूजी बनते कैसे हैं? मान लीजिए कि फॉर एग्जाम्पल कि सीरिया है, सीरिया में क्या है, वहाँ पे जो भी एक प्रकार से मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है, आईएसआईएस है, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, वो सभी वहाँ के लोगों को परेशान करते हैं। या वहाँ पे वॉर छिड़ गया है, कोई चाहेगा कि भाई अब मान लीजिए इंडिया में वॉर छिड़ जाएगा तो आप भी यहाँ से भागना चाहेंगे, तो सिंपल सी बात है कि वो वहाँ से भागते हैं, तो दूसरे देश वाले जो है उनको उतनी वो राइट्स उनको नहीं मिल पाते हैं, जो भी उनकी अधिकार होते हैं वो अधिकार उनको नहीं मिल पाते हैं। तो दूसरे देश में रिफ्यूजी बन के रह जाते हैं और फिर वहाँ की बहुत बुरी हालत होती है, उनके पास घर नहीं होता है, कोई इनकम की फैसिलिटी नहीं होती है, तो उसकी वजह से क्या होता है, बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। तो रिफ्यूजी के लिए जो काम करता है उसके लिए अवार्ड दिया जाता है नानसेन रिफ्यूजी। और ये नानसेन जो थे एक व्यक्ति थे, मेरे ख्याल से इनको नोबेल पीस प्राइज मिला हुआ था, ठीक है। तो उन्हीं के नाम पे जो है अवार्ड दिया जाता है, बस इतना ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जैसे मुझे यहाँ एक दिख रहा है कि बेलारूस, तो बेलारूस के ये हैं जिनको ये मिला है, ठीक है, जो नोबेल पीस प्राइज जिसके बारे में मैंने आपको बताया। तो बेलारूस जो है ये सबसे पहले इस तरह की जो भी एक प्रकार से जो कंट्री का नाम आता है, कंट्री या स्टेट का नाम आता है, तो आपको तुरंत मैप के थ्रू जाना चाहिए। तो मैं इसको आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि बेलारूस कहाँ है, यूक्रेन के साथ बॉर्डर लगता है, यूक्रेन के साथ लगता है। इसे आप देखेंगे जब से यूरोप का मैप देखेंगे तो बिल्कुल ईस्ट यूरोप में जैसे यूक्रेन है, तो यूक्रेन के ठीक ऊपर यूक्रेन बेलारूस है, ठीक है, यूक्रेन बेलारूस है, ठीक है। मेरे ख्याल से लेफ्ट साइड इसके पोलैंड है, यहाँ पे पोलैंड है, राइट साइड रसिया है, ठीक है। राइट साइड रसिया मतलब रसिया के वेस्ट में है यूक्रेन, बेलारूस और उसके लिथुनिया। तो ये मुझे ध्यान आ रहा है कि ये सभी कंट्री जो है इसके आसपास है। लिथुनिया, इसके ऊपर जो है लतीवा, लतीवा के ऊपर बेस्टोनिया, ठीक है। तो मैंने कभी याद किया था, मुझे ध्यान आ रहा है कि ये सभी कंट्री जो है, तो ये बेलारूस जो है आपको, मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूँ आपको कि इस प्रकार के कोई भी स्थान या कोई भी कंट्री जो है वो न्यूज में होता है, तो एक बार मैप के थ्रू जाइए, हो सकता है उससे क्वेश्चन जो है पूछे जा सके, ठीक है। नेक्स्ट स्कीम इन न्यूज, तो कुछ ऐसे स्कीम है जो कि न्यूज में आए, ठीक है। तो टेलीकॉम टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड स्कीम, ठीक है। तो ये जो है ये कुछ नहीं है, जैसे टेलीकॉम्युनिकेशन एक अभी ड्राफ्ट आया था टेलीकॉम्युनिकेशन को लेके क्या क्या बदलाव बदलाव करने हैं, उसमें जो ट्राई है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके भी कुछ पावर्स की चर्चा की गई कि भाई इसके पावर्स कम करने चाहिए या ज़्यादा करना चाहिए। ये सभी जो है बिल आता रहता है, या स्पेक्ट्रम के अलॉटमेंट को लेके कि भाई स्पेक्ट्रम जो है
उसके अलॉटमेंट को लेके भी जो है चर्चा होती रहती है। स्पेक्ट्रम के बारे में मैंने आपको बताया था कि भाई जो टेलीकॉम्युनिकेशन स्पेक्ट्रम होती है, जैसे मान लीजिए 4 कंपनी है, जियो है, इसके अलावा आपका वोडाफोन वोडाफोन आइडिया है, ठीक है, इसके अलावा मान लीजिए एयरटेल है, तो ये सभी कंपनियां हैं। तो सबको स्पेक्ट्रम अलॉट होता है। स्पेक्ट्रम के बारे में मैंने आपको बताया था, जैसे कोई भी आप लोग एफएम यूज करते हैं, जैसे रेडियो एफएम हम लोग यूज करते थे, तो उसमें क्या होता था कि भाई इसमें कुछ डिसाइड होता था कि भाई जो ये फ्रीक्वेंसी है वो इसको अलॉट होगी, ये फ्रीक्वेंसी हमारे 90 पे जो है कुछ और न्यूज चल रहा होता था, इस पे जो है वो गाना चल रहा होता था, तो इस पे जो है मैच चल रहा होता था, तो जो फ्रीक्वेंसी अलॉट की थी वही वहाँ पे वो मिलता था, ठीक है। सिमिलरली जो है इन सभी का एक प्रकार से जो है स्पेक्ट्रम अलॉट होता है सारी कंपनियों का, उसकी ऑक्शनिंग होती है, ठीक है, जो गवर्नमेंट है वो बेचती है, तो इसकी ऑक्शनिंग होती है। तो ये सभी जो है इनका अलॉटमेंट होता है। तो ये सभी पूरा टेलीकॉम्युनिकेशन का एक प्रकार से जो है ये टॉपिक है। तो इसमें क्या हुआ कि यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड जो है, ये फंड बनाया ही इसलिए गया था कि जैसे इंडिया में, चाहे इंडिया में जो भी दूर दराज के क्षेत्र हैं, जैसे शहर है, तो शहर में तो कोई भी टेक्नोलॉजी आ जाती है, जैसे इंटरनेट आया, तो इंटरनेट तो सबसे पहले कहाँ आएगा, शहर में ही आएगा, यहीं पे सारी टेक्नोलॉजी आएगी, यहीं पे लोग सोशल मीडिया यूज करेंगे। गाँव में वो देर से पहुंचती है। और आज के समय में जो इंटरनेट कनेक्टिविटी की बात है, आज के समय की मैं बात कर रहा हूँ कि भाई भले ही आपके पास और कुछ हो चाहे नहीं हो, लेकिन इंटरनेट तो होना ही चाहिए, क्योंकि एवरीथिंग डिपेंडेंट ऑन इंटरनेट, समझ रहे हैं ना। जैसे आप आजकल मार्केट में भी जाते होंगे, तो सब्जी वाला हो, चाहे चाय वाला हो, चाहे कोई भी हो, ये तो आपने ऑब्जर्व भी किया हो, चाहे किराने वाला हो, चाहे स्टेशनरी वाला हो, सबके पास एक क्यूआर कोड होता है, ठीक है, सबके पास क्यूआर कोड आप लोग स्कैन करते होंगे, बहुत कम लोग कैश कैरी करते हैं। तो इंटरनेट, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, इंटरनेट फैसिलिटी बहुत आवश्यक है। तो उसके लिए बेसिकली ये यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड होता है, जिसमें कुछ फंड बेसिकली इसमें जाता है, जिसका यूज होता है कि जो भी रिमोट एरिया हैं, जो दूर दराज के क्षेत्र हैं, उसमें किस प्रकार से, जो भी रिमोट एरिया हैं, जो दूर दराज के क्षेत्र हैं, उसमें किस प्रकार से जो है कनेक्टिविटी बढ़ाया जाए, इंटरनेट कनेक्टिविटी बढ़ाया जाए, ठीक है। इसके लिए चाहे यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड कहिए या टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड, ठीक है, उसके लिए जो है ये डेवलप किया गया ये फंड, ठीक है। तो आई थिंक, आई होप जो है आपको ये समझ में आ रहा होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि ये टेलीकॉम्युनिकेशन से रिलेटेड है, और इसका काम जो इस फंड का है वो यही है कि जो भी एक प्रकार से रिमोट एरिया है, तो उनमें जो है ये फंड, उनमें जो बेसिकली उनके दूर दराज के क्षेत्रों में जो है इंटरनेट कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए जो है ये यूज होगा। नेक्स्ट इज प्राइम मिनिस्टर किसान सम्मान निधि, ठीक है। अब ये प्राइम मिनिस्टर किसान सम्मान निधि जो है ये हमेशा न्यूज में आती ही रहती है। तो ये इस प्रकार से जो स्कीम होती है, ये फार्मर्स का, आपको पता ही है कि इंडिया की जो एक प्रकार से ज़्यादातर आबादी है, ज़्यादातर आबादी मान लीजिए ऑलमोस्ट 60% जो है वो फार्मिंग कम्युनिटी पे, पूरा परिवार मान लीजिए फॉर एग्जांपल वो फार्मर हैं, और या फार्मिंग पर डिपेंडेंट है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, ठीक है। तो समस्या क्या है इंडिया के फार्मिंग कम्युनिटी में, कि लैंड होल्डिंग को लेकर समस्या है, ठीक है, लैंड होल्डिंग को लेकर समस्या है। कुछ ऐसे फार्मर्स हैं जिनके पास बहुत बड़ी बड़ी जमीनें हैं, ठीक है, बहुत बड़ी जमीनें हैं, और कुछ ऐसे हैं, या ज्यादातर ऐसे हैं, कुछ नहीं ज्यादातर ऐसे हैं, जिनके पास जो है 1 एकड़ या 2 एकड़ जो है उसी पे उनको चलना है, उसी में उनको कुछ जो है कुछ फसल उगा लेते हैं, कुछ फसल उपज कर लेते हैं और अपने लिए कुछ बचा लेते हैं, हो सके तो कुछ बेचते हैं, या उनके पास जो है बस अपना अपना बस उनका जो एक प्रकार से जो है उनका बेसिक नीड पूरा हो पाता है। तो लैंड होल्डिंग जो इंडिया की समस्या है, कि भाई लैंड होल्डिंग जो है ये इंडिया की एक बड़ी समस्या है, कि छोटे लैंड होल्डर्स ज्यादा हैं। इसी को लेके जो है जो एक प्रकार से गांधी जी के आह्वान पे विनोबा भावे का भूदान मूवमेंट हुआ था, कि जिनके पास ज्यादा लैंड हो वो डोनेट करें, ठीक है, अगर आपने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी होगी तो, ठीक है। एक तो लैंड होल्डिंग की समस्या है। दूसरी समस्या है इंडिया का जो अपना एग्रीकल्चर है, जो एग्रीकल्चर है इंडिया का, वो बहुत ज्यादा स्ट्रक्चर्ड नहीं है, समझ रहे हैं ना, स्ट्रक्चर्ड जो है वो नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ज्यादातर आप लोग देखेंगे कि हम लोग खरीफ में जो है सिर्फ एक फसल उगाते हैं, जिसको कहते हैं आपको पैडी, ठीक है। तो पैडी जो है धान, ठीक है, तो धान जो है पैडी, ये खरीफ में हम लोग एक प्रकार से उपज करते हैं, और जब रवि आता है तो हम लोग गेहूं मतलब वीट जो है इसकी उपज करते हैं, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ जो है ये मात्र दो ऐसे फसल हैं जिसके ऊपर मोटा मोटी हम बता रहे हैं, नॉर्थर्न इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ, कि ये इन दो फसलों पे डिपेंडेंट होते हैं, ठीक। और उसका एक रीजन भी है, उसका रीजन ये है कि गवर्नमेंट जो है वो एमएसपी देती है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस देती है एक प्रकार से, कि भाई इतना हम आपको पैसा कम से कम देंगे, ठीक है। अगर आपका कुछ फसल वो हो चाहे नहीं हो, चाहे जो भी हो, मार्केट अगर जो भी जैसा भी मार्केट रहे, आपको कम से कम इतना पैसा मिलेगा। तो इनको भी एक प्रकार से जो फार्मर्स होते हैं, तो चूंकि फार्मिंग कम्युनिटी जो है मानसून पे डिपेंडेंट होती है, क्लाइमेट पे डिपेंडेंट होती है, तो उनको भी जो है एक प्रकार से कहीं ना कहीं से सिक्योरिटी चाहिए, कोई तो सिक्योरिटी दे कि भाई मानसून आए चाहे नहीं आए, चाहे बाढ़ आ जाए, चाहे सूखा आ जाए, तो कहीं से अपने को पैसे मिले, ठीक है। तो इसके लिए जो है
इसके बारे में मैंने बताया था कि जो एमएसपी होती है वो सीएसीपी, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर की एक प्रकार से बॉडी है, सीएसीपी, ठीक है। ये सीएसीपी जो है ये रिकमेंडेशन करती है गवर्नमेंट को, ठीक है, कि भाई इतना एमएसपी दिया जाना चाहिए, ठीक है। और तय कौन करता है? सीसीईए, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर, जिसके चेयरमैन कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर। ये सभी मैंने चर्चा किया है, ठीक है, फिर भी बता दे रहा हूँ कि सभी चीजें इंपॉर्टेंट है। ये बेसिकली हर साल लगभग तय होती है कि कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर भाई कितना एमएसपी एक प्रकार से किसानों को मिलेगा, ठीक है। वो भी इवेल्युएट करते हैं कि इस साल फसल कैसी हुई, इस साल सीजन कैसा रहा, ठीक है, कितना अपने को ये करना है, स्टोर करना है। और बेसिकली जो भी गवर्नमेंट एक प्रकार से अनाज खरीदती है उसको वेयर हाउसेज जो भी होते हैं, जो भी गोदाम टाइप होते हैं उसमें स्टोर करती है। और गवर्नमेंट का अपना स्कीम है ना, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत गवर्नमेंट का स्कीम है। गवर्नमेंट जो है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, पीडीएस, ठीक है, तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पर लोगों को जो है कम प्राइस पे जो है वो जो भी ग्रेन्स होते हैं, चाहे चावल हो, चाहे गेहूं हो, चाहे कोर्स ग्रेन हो, ठीक है, तो 3 to 1, ये याद रखिएगा, 3 to 1। तो जो चावल होता है, जो राइस होता है उसको 3 रुपये पर केजी, और जो गेहूं होता है उसको 2 रुपये पर केजी, और कोर्स ग्रेन जो है वो ज्वार बाजरा रागी उसको 1 रुपये पर केजी पे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो जो प्रायोरिटी एक प्रकार से हाउस होल्डर होते हैं उनको जो है ये दिया जाता है 5 केजी, 5 किलो का अनाज दिया जाता है पर मंथ, 5 केजी पर मंथ, पर पर पर्सन, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के बारे में कि भाई ये हिसाब किताब है जो कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत ये कवर होता है, ठीक है। तो मैं आपको समझाने की ये कोशिश कर रहा हूँ कि समस्या कहाँ पे है। तो समस्या जो है बेसिकली एक तो ये है कि वेयर हाउस जो क्या कहते हैं, जो किसान है उनका बेसिकली जो है डिपेंडेंट है एमएसपी के ऊपर, ठीक है, डिपेंडेंट किसके ऊपर है? एमएसपी के ऊपर। और एक और जो समस्या जो आप लोग पढ़ते होंगे इकोनॉमी में, वो ये होता है कि जो जो इस किसान होते हैं वो बेसिकली जो कॉमर्शियल फार्मिंग होते हैं, कॉमर्शियल छोड़िए, हॉर्टिकल्चर पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहते हैं, ठीक है। अब भाई इसका स्कोप बहुत ज्यादा है हॉर्टिकल्चर का, आजकल सबको जो है एक प्रकार से ऑर्गेनिक या वेजिटेबल, थोड़ा लोग हेल्थ कॉन्शियस हुए हैं जब से बीमारियां बढ़ी हैं कि भाई अपने को ऑर्गेनिक चाहिए, अपने को थोड़ा सा क्या कहते हैं वेजिटेबल या फ्रूट्स बिना इंसेक्टिसाइड का, बिना पेस्टिसाइड का, ठीक है, बिना केमिकल का चाहिए, ठीक। तो ये हॉर्टिकल्चर अगर किसान बढ़ाते हैं तो इसका डिमांड है, समझ रहे हैं ना, इनका इसका डिमांड है, चाहे नेशनल मार्केट हो चाहे ग्लोबल मार्केट हो, इसका डिमांड है। तो इन सभी चीज़ों पे जो है किसानों को फोकस करना चाहिए, इन सभी चीज़ों पे, या गवर्नमेंट को जो है एमएसपी देना चाहिए ज़्यादा। जैसे गवर्नमेंट काफ़ी ऐसे, मेरे ख्याल से 26 ऐसी फूड कमोडिटी हैं या ऐसे कमोडिटी हैं जिनको जिससे गवर्नमेंट जो है मिनिमम सपोर्ट प्राइस देती है, ठीक है। शुगर केन पे जो है एफआरपी देती है, और स्टेट स्टेट वाले अपना अलग प्रकार से स्टेट एडवाइज प्राइस होता है। तो ये सभी चीजें गवर्नमेंट जो है अपना देती है, तो हॉर्टिकल्चर को प्रमोट किया जाना चाहिए। और एक प्रकार से जो है ऑर्गेनिक फार्मिंग को भी जितने हद तक, ज्यादा नहीं क्योंकि ऑर्गेनिक फार्मिंग से जो है प्रोड्यूस थोड़ा कम होता है, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग को भी जो है प्रमोट किया जाना चाहिए, ठीक। तो यहाँ पे चूंकि प्राइम मिनिस्टर किसान सम्मान निधि की बात कर रही है, तो गवर्नमेंट का ये प्रोग्राम, जैसा कि मैंने आपको बताया, किसानों के साथ ढेर सारी समस्याएं हैं, फंडिंग की समस्या है। मान लीजिए जब भी सीजन आता है तो किसानों को क्या चाहिए? किसानों को सीड चाहिए, मतलब उपज करने के लिए बीज चाहिए ताकि वो मिट्टी में छींटें तो उससे उपज हो फसल की। और दूसरा क्या चाहिए? इरिगेशन फैसिलिटी चाहिए। इसके अलावा पावर चाहिए, पावर सप्लाई चाहिए, ठीक है, बोरिंग वोरिंग चलाने के लिए, पानी निकालने के लिए। इसके अलावा क्या चाहिए? इसके अलावा मान लीजिए कि पेस्टिसाइड चाहिए, उस पे जाके कीड़े लग गए हैं तो कीड़ों को मारने के लिए दवा चाहिए, ठीक है। तो ढेर सारे चाहिए। फिर हार्वेस्टिंग के टाइम पे जब खेती खत्म हो जाती है तो उस टाइम जब कटाई होती है, समझ रहे हैं ना, तो उस समय भी जो है कुछ मशीनों के थ्रू करना पड़ता है, तो उनको पेमेंट करना पड़ता हुआ। तो ऐसी बातें, एग्रीकल्चर में ठीक ठाक कॉस्ट लगता है, मजाक नहीं है। और एग्रीकल्चर अगर कोई कर रहा है ठीक से, समझ लीजिए उसमें बहुत मेहनत है, ठीक। तो एक तरह से गवर्नमेंट जो है सपोर्ट के लिए ये प्राइम मिनिस्टर किसान सम्मान निधि जो है ये लाया है। और उनका सपोर्ट ये है कि भाई जो भी, ये सबसे पहली बात आपको ध्यान रखना है कि ये सभी के लिए है, टू ऑल लैंड होल्डिंग एलिजिबल फार्मर। लेकिन कुछ इसमें एक्सक्लूजन है, कुछ लोगों को जो है ये एक्सक्लूड किया गया है। एक्सक्लूड उनको किया गया है जो इंस्टीट्यूशनल लैंड होल्डर है। अब इंस्टीट्यूशनल लैंड होल्डर क्या है? इंस्टीट्यूशनल लैंड होल्डर क्या है? ये उन लोगों को कहते हैं कि भाई जिनके पास अपना खेत भी है और साथ साथ जो है अपनी फैक्ट्री भी है, अपना कोऑपरेटिव फार्मिंग कर रहे हैं, समझ रहे हैं ना, मतलब राजा रजवाड़े टाइप है, उनकी अपनी खेती है, उनको एक्सक्लूड किया गया। इसके अलावा चाहे कोई एमएलए हो, एमपी हो, या इस तरह के ग्रुप एबीसी एम्प्लॉय हो, तो एक प्रकार से जो इनकम टैक्स पे करते हैं, मोटा मोटी जो इनकम टैक्स जो है वो पे करते हैं, उनको एक्सक्लूड किया गया है। तो वैसे तो सभी फार्मर्स के लिए है, लेकिन इनको हटा दिया गया है कि भाई जो अमीर एक प्रकार से लोग हैं। इसके अलावा 6,000 रुपया जो है वो दिया जाता है, 3 इंस्टॉलमेंट में दिया जाता है, हर चौथे मंथ दिया जाता है, ये गवर्नमेंट जो है। और सेंट्रल सेक्टर का इसकी मतलब क्या है? ये प्रकार से जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो फंडिंग देती है, ठीक है।
तो अब इतना आपको पता है, किसान प्राइम मिनिस्टर किसान सम्मान निधि 6,000 रुपया, 2,000 रुपया हर 3 इंस्टॉलमेंट में, और सभी फार्मर्स के लिए है, कुछ को एक्सक्लूड किया, इसके बारे में मैंने आपको बताया, और सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। ठीक है, तो आज के दिन जो है ये हम लोग का अक्टूबर मंथ का करंट अफेयर खत्म होता है। कल से जो है नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग नवंबर मंथ शुरू करेंगे, तो 2 महीने का हो गया है। ठीक है, ऐसे ही जो है हम लोग तेजी से कोशिश करेंगे कि भाई 2 महीने में जो है पूरा का पूरा जो भी करंट अफेयर है वो खत्म हो जाए। ठीक, तो आई थिंक आपको ये सीरीज जो है वो पसंद आ रहा होगा। अगर आपको आ रहा है तो आपको आप लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा मैं सीसेट का भी सीरीज ले रहा हूँ, उसको भी, अगर आपका सीसेट वीक है तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं, नहीं तो आपको एक डिसिप्लिन बनाने के लिए भी जो वो सीरीज फॉलो कर लीजिएगा, एक डिसिप्लिन बना रहे, साथ साथ सीसेट कवर हो जाए। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।